वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साई एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन के बारे में, जो कि कैरी करता है 7 से 10 मार्क्स किसी भी पीओ लेवल के एग्जाम में, चाहे वो एसबीआई पीओ का एग्जाम हो या फिर आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो या फिर इंश्योरेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लेवल के एग्जाम हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस सेक्शन के बारे में। हमारे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन के ऊपर हमें वीडियोस प्रोवाइड किए जाएं, तो आज हम वीडियो बना रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन के ऊपर। अगर अभी तक आपने इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन कवर्स द फॉलोइंग चैप्टर्स। एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन, पैसेज एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस। इसमें क्या मतलब है कि पैसेज दिया होगा और उससे रिलेटेड 4 से 5 इन्फ्लुएंस दिए होंगे और आपसे पूछेगा कि विच वन इज इम्प्लिसिट और नॉट। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, एक स्टेटमेंट होगा, उससे रिलेटेड 4 से 5 आर्गुमेंट होंगे और आपसे पूछेगा कि कौन सा आर्गुमेंट जो है वो स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है या फिर कौन सा अगेंस्ट में है, स्टेटमेंट को वीक कर रहा है, उसको कमज़ोर कर रहा है। ये जो चैप्टर्स होते हैं चारों पांचों मिलाकर के जो पूरा का पूरा हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन बनता है, इससे किसी भी पीओ लेवल के एग्जाम में 7 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं और ये 7 to 10 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप विदाउट यूज ऑफ पेन एंड पेपर आपकी जनरल थिंकिंग, आपकी कॉमन थिंकिंग क्या है, जनरल आईक्यू आपका क्या है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन के ऊपर हम सारे के सारे चैप्टर्स पर वीडियो आप तक लेकर के आएंगे। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का वीडियो होंगे 2 से 3 वीडियो सारे चैप्टर्स के ऊपर, और हम डिटेल में इस पूरे एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे ताकि आगे आने वाले एसबीआई पीओ के एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर्स कर सकें, मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकें रीजनिंग के सेक्शन में। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के चैप्टर से। इसके स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के इस चैप्टर का ये पहला वीडियो होगा। इसके हम स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के 2 से 3 वीडियो आप तक लेकर के आएंगे। ये पहला वीडियो हम आज बना रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो एक बार देख लीजिए। इन ईच क्वेश्चन बिलो अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 assumptions नंबर्ड 1 and 2। मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट है और उसके 2 assumption है। An assumption is something supposed or taken for granted. You have to decide which of the following assumption is implicit. Give answer, जो भी अकॉर्डिंगली है 1 2 3 4 5। आप अपना आंसर मार्क करिए। तो अब पहले देख लेते हैं कि एक स्टेटमेंट है और उससे रिलेटेड 2 एजम्पशन दी हुई हैं, तो एजम्पशन होती क्या है। व्हाट इज एन एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब क्या है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम कर रहे हैं मतलब जो बात कहीं नहीं गई लेकिन वो जो स्टेटमेंट है उसमें वो बात कहीं ना कहीं हिडन है। एन एजम्पशन इज समथिंग विच इज एज्यूम्ड, सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। जो स्टेटमेंट जिसने भी बोली है, जो स्टेटमेंट जिसने भी कही है, उसने एजम्पशन क्या है कि उसने वो बात कही नहीं है बट वो उसी स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं हिडन है। ठीक है, व्हाट इज एन एजम्पशन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, स्टेटमेंट क्या है, देखिए, यू शुड ज्वाइन एबीसी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग। स्टेटमेंट यह है कि कोई किसी से कह रहा है कि आप एबीसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होना है। अब हम एज्यूम क्या कर सकते हैं, देखिए, वैलिड एजम्पशन क्या हो सकती है कि एबीसी इंस्टीट्यूट इज अ गुड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। ये बात कि एबीसी इंस्टीट्यूट इज अ गुड इंस्टीट्यूट, ये कहीं भी बात कही नहीं गई है स्टेटमेंट में, लेकिन जो बात ऊपर कही गई है उसमें ये बात हिडन है। मीन्स क्या हिडन है कि वो देखिए क्या कह रहा है कि यू शुड ज्वाइन एबीसी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट। तो आप किसी को तभी सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होना है तो आप एबीसी इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन कर लीजिए, जब वो इंस्टीट्यूट
अच्छा होगा, गुड होगा, तभी आप उसको ये बात सजेस्ट करेंगे। तो यहां पर सिर्फ सजेशन है, तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि एबीसी इंस्टीट्यूट इज अ गुड इंस्टीट्यूट। दिस मीन्स दिस एजम्पशन इज वैलिड। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड आफ्टर 1 ईयर। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी कंपनी के बोर्ड की वो होगी 1 साल के बाद। ठीक है, अब इसमें देखिए हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि द कंपनी विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 1 ईयर। अब ये बात कि कंपनी 1 साल तक फंक्शन में रहेगी, ये बात स्टेटमेंट में कहीं नहीं कही गई। स्टेटमेंट में ये कहा गया कि जो बोर्ड मीटिंग है वो 1 साल बाद होगी। तो बोर्ड मीटिंग तो उन्हीं कंपनीज की होती है ना जो फंक्शन में होती हैं। जो बंद हो गई कंपनियां उनकी तो बोर्ड मीटिंग होती नहीं है। तो ये बात एग्जाम्पशन में जो कही जा रही है ये स्टेटमेंट में ही हिडन है कि कंपनी 1 साल तक चलती रहेगी। द कंपनी विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 1 ईयर। द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड आफ्टर 1 ईयर। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कंपनी विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 1 ईयर, ये बात एजम्पशन में ही कहीं ना कहीं हिडन है, स्टेटमेंट में ही कहीं ना कहीं हिडन है। दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो अ वैलिड एजम्पशन। ये एजम्पशन भी हमारी एक वैलिड एजम्पशन होगी। वर्ड और फ्रेजेस दैट कैन मेक डिफरेंस इन दीज क्वेश्चंस। अब देखिए कुछ वर्ड्स या फ्रेज ऐसे होते हैं जो इन स्टेटमेंट और एजम्पशन के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस बना देते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है उन वर्ड्स या फ्रेजेस से। जैसे देर आर सम वर्ड्स दैट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। दीज वर्ड्स आर, कौन कौन से वर्ड हैं जिन पे आपको बहुत फोकस करना है अगर वो स्टेटमेंट में या एजम्पशन में कहीं दिए हुए हैं तो इन वर्ड्स को आप तुरंत पकड़िए। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं ओनली, बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑल, डेफिनेटली, सर्टेनली। इन वर्ड्स को आपको स्पेशल अटेंशन देनी है अगर आपके स्टेटमेंट में या एजम्पशन में ये वर्ड कहीं मिलते हैं तो। टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट दैट कैन बी मेड बाय दीज वर्ड्स, लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे इससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड कैसे और क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि द एनपीए क्राइसिस हैज गॉन वर्स्ट एंड गवर्नमेंट शुड इंजेक्ट सफिशिएंट कैपिटल इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्या कहा जा रहा है कि जो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम है बैंकों की, खराब लोन की, जो लोन वापस नहीं आते, उन लोन्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एनपीए। तो गवर्नमेंट को बैंकों में सफिशिएंट कैपिटल यानी कि पैसा डालना चाहिए। अब इसमें हमने 5 एजम्पशन लिए हैं। पहली एजम्पशन क्या कह रही है, इंजेक्टिंग कैपिटल इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू डील विद एनपीए क्राइसिस। तो इस एजम्पशन में हमें कौन से वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है, बेस्ट पर। ठीक है, दूसरी क्या कह रही है, अच्छा पहले आप स्टेटमेंट को ही थोड़ा पकड़िए। एनपीए क्राइसिस हैज गॉन वर्स्ट एंड गवर्नमेंट शुड इंजेक्ट। शुड का मतलब क्या है कि ये एक एडवाइस है। ठीक है, शुड का मतलब है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, तो ये एक एडवाइस है यहां पर। अब एजम्पशन में देखिए, इन पहली एजम्पशन देखिए, इंजेक्टिंग कैपिटल इज बेस्ट सॉल्यूशन टू डील विद एनपीए क्राइसिस। तो यहां पर आप बेस्ट वर्ड पर फोकस करिए। सेकंड एजम्पशन है इंजेक्टिंग कैपिटल इज रीजनेबली गुड सॉल्यूशन टू टैकल एनपीए क्राइसिस। थर्ड है इंजेक्टिंग कैपिटल इज द ओनली सॉल्यूशन टू ओवरकम द एनपीए क्राइसिस। यहां पर आप ओनली वर्ड को फोकस करके चलिए थर्ड एजम्पशन में। फोर्थ एजम्पशन देखिए, एनपीए क्राइसिस विल डेफिनेटली बी अवर्टेड बाय इंजेक्टिंग कैपिटल इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। डेफिनेटली वर्ड पे यहां पर हमें फोकस करना है। ठीक है, एनपीए क्राइसिस विल प्रोबेबली बी अवर्टेड बाय इंजेक्टिंग कैपिटल इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है स्टेटमेंट में कि एनपीए क्राइसिस हैज गॉन वर्स्ट एंड गवर्नमेंट शुड इंजेक्ट सफिशिएंट कैपिटल इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एनपीए की जो प्रॉब्लम है वो बहुत खराब सिचुएशन में आ गई है, तो गवर्नमेंट को पैसा ऊपर से डालना चाहिए। यहां पर एक सॉल्यूशन, एडवाइस दी जा रही है स्टेटमेंट में। अब देखिए पहली एजम्पशन पढ़िए, इंजेक्टिंग कैपिटल इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू डील विद एनपीए क्राइसिस। कैपिटल इंजेक्ट करना बैंकों में ये बहुत सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है
इस एनपीए क्राइसिस को डील करने के लिए। देखिए यहां पर स्टेटमेंट में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है, सिर्फ एक एडवाइस दी गई है कि गवर्नमेंट को पैसा ऊपर से डालना चाहिए, लेकिन इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है या वर्स्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहली जो हमारी एजम्पशन है ये तो हो जाएगी इनवैलिड। इस एजम्पशन को हम वैलिड नहीं मान सकते, क्योंकि वो बेस्ट सॉल्यूशन है या कैसा सॉल्यूशन है इसके बारे में कहीं भी कोई भी बात स्टेटमेंट में की नहीं गई है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी इनवैलिड हो जाएगी। दूसरी है इंजेक्टिंग कैपिटल इज रीजनेबली गुड सॉल्यूशन टू टैकल एनपीए क्राइसिस। जी हाँ, अगर वो रीजनेबली गुड एक अच्छा सॉल्यूशन होगा तभी कोई एडवाइस दी गई है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हाँ रीजनेबली गुड सॉल्यूशन हो सकता है। तो सेकंड जो हमारी एजम्पशन है ये वैलिड है। थर्ड एजम्पशन देखिए, इंजेक्टिंग कैपिटल इज द ओनली सॉल्यूशन। ओनली वर्ड पकड़िए, ओनली सॉल्यूशन टू ओवरकम द एनपीए क्राइसिस। नो, स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ कैपिटल इंजेक्ट करने से ही एनपीए की प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है। उसमें यह कहा गया है कि एनपीए क्राइसिस बहुत वर्स्ट हो गई है तो हमें एक्स्ट्रा फंड गवर्नमेंट को डालना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो थर्ड हमारी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, थर्ड एजम्पशन बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगी। फोर्थ देखिए, एनपीए क्राइसिस विल डेफिनेटली बी अवर्टेड। नो, ऐसा नहीं कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि एनपीए क्राइसिस वर्स्ट हो गई हैं और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फंड डालना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि इससे 101% एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया गया है स्टेटमेंट में, तो जो हमारी फोर्थ एजम्पशन है ये भी हो जाएगी इनवैलिड। ठीक, अब फिफ्थ देखिए, एनपीए क्राइसिस विल प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब शायद, एनपीए क्राइसिस विल प्रोबेबली बी अवर्टेड बाय इंजेक्टिंग कैपिटल इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक। इस एजम्पशन को हम वैलिड मान सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जब ये कही जा रही है कि एनपीए क्राइसिस बहुत खराब हो गई है सिचुएशन और गवर्नमेंट को फंड इंजेक्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जब एडवाइस दी जा रही है तो एक ये चांस होगा कि शायद इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तभी तो एडवाइस दी जा रही है ना। तो हमारी जो फिफ्थ एजम्पशन है ये वैलिड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वैलिड हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन सी दो हमारी वैलिड एजम्पशन है, एक तो हमारी सेकंड और एक फिफ्थ, ये दो एजम्पशन हमारी वैलिड आई हैं, बाकी की फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ हमारी इनवैलिड एजम्पशन आई है। ठीक है, तो अब देखिए आपने देखा कि बेस्ट वर्ड, ओनली वर्ड, डेफिनेटली वर्ड, इन वर्ड से कैसे बिल्कुल हमारी थिंकिंग का पूरा चेंज हो जाता है। अब देखिए फोर्थ और फिफ्थ एजम्पशन में देखिए सिर्फ एक वर्ड का फर्क है एंड बाकी पूरी सेम है। फोर्थ और फिफ्थ एजम्पशन, वहां पे डेफिनेटली है, वहां पे प्रोबेबली है। डेफिनेटली की वजह से वो इनवैलिड एजम्पशन हो गई और प्रोबेबली की वजह से वो फिफ्थ वाली वैलिड एजम्पशन हो गई। तो इन वर्ड्स को, फ्रेजेस को आपको बहुत ध्यान से पकड़ के चलना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ और रूल्स देखते हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के क्वेश्चन के। When a statement consists of two clauses and the clauses are connected by a conjunction, मतलब दो क्लॉज हैं और उनको कनेक्ट किया गया है by means of a conjunction, the nature of the conjunction has a great effect on our thinking. Some of the conjunctions are because, so, therefore, despite, in spite of, even, after, although, as a result of या फिर even after। ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन यूज किए जाते हैं स्टेटमेंट में। उन स्टेटमेंट्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं जिनमें दो क्लॉज दिए हैं और दोनों को कनेक्ट किया गया है, इनमें से किसी कंजंक्शन को यूज करते हुए। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है कि द लिटरेसी रेट इन द कंट्री विल इंप्रूव। इसके बाद में कंजंक्शन है, कंजंक्शन में क्या लगा सकते हैं, दो कंजंक्शन यहां पर यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में लिखा है। विल इंप्रूव आफ्टर नेशनल अवेयरनेस कैंपेन या बिकॉज ऑफ नेशनल अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, तो ये दो कंजंक्शन यहां पर हम इनमें से दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये दो कंजंक्शन है, तो आप क्या करिए कि इसको मानिए ये द लिटरेसी रेट इन द कंट्री विल इंप्रूव, ये पहला क्लॉज हुआ, और दूसरा क्लॉज क्या हुआ, नेशनल अवेयरनेस ड्राइव। इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है किसी कंजंक्शन से, वो आफ्टर हो सकता है या फिर बिकॉज हो सकता है। तो जो हमारा पहला क्लॉज है इसको हम मान लेते हैं ए, यानी कि द लिटरेसी रेट इन द कंट्री विल इंप्रूव,
इसको हमने माना ए, और नेशनल अवेयरनेस ड्राइव जो दूसरा क्लॉज है इसको मान लिया बी। अब देखिए यहां पर बात क्या हो रही है कि लिटरेसी रेट इन द कंट्री विल इंप्रूव, हमारी देश में साक्षरता दर का जो प्रतिशत है वो इंप्रूव होगा, लिटरेसी रेट इंप्रूव होगा। क्यों क्यों इंप्रूव होगा? बिकॉज नेशनल अवेयरनेस ड्राइव, यानी कि यहां पर क्या है कि क्लॉज ए है, ए एज अ रिजल्ट ऑफ बी, है ना। नेशनल अवेयरनेस ड्राइव होगी तो ये इंप्रूव होगा, मतलब नेशनल अवेयरनेस ड्राइव का रिजल्ट क्या आएगा कि हमारा लिटरेसी रेट इंप्रूव हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए एज अ रिजल्ट ऑफ बी। तो अब देखिए इसकी वैलिड एजम्पशन क्या हो सकती है? द लिटरेसी रेट इन द कंट्री विल इंप्रूव आफ्टर बिकॉज ऑफ नेशनल अवेयरनेस ड्राइव। अब इस स्टेटमेंट की एक एग्जांपल के लिए हम वैलिड एजम्पशन लेते हैं कि द नेशनल अवेयरनेस ड्राइव ऑन लिटरेसी इज अ गुड मीन्स ऑफ इंप्रूविंग द लिटरेसी रेट। बिल्कुल सही है, ये वैलिड एजम्पशन इसलिए है क्योंकि हमने ये कहा है स्टेटमेंट में कि ए एज अ रिजल्ट ऑफ बी मींस लिटरेसी रेट इंप्रूव करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ नेशनल अवेयरनेस ड्राइव, यानी कि नेशनल अवेयरनेस ड्राइव जो है ये एक अच्छा तरीका है कंट्री में लिटरेसी रेट को इंप्रूव करने का। ठीक है, तो हमारी ये एक वैलिड एजम्पशन हुई कि नेशनल अवेयरनेस ड्राइव ऑन लिटरेसी इज अ गुड मीन्स ऑफ इंप्रूविंग लिटरेसी रेट। अब देखिए एक इनवैलिड एजम्पशन देखते हैं कि इसकी एक इनवैलिड एजम्पशन क्या हो सकती है। हमने कहा है इनवैलिड एजम्पशन में देखिए नेशनल अवेयरनेस ड्राइव इज द ओनली मेथड टू इंप्रूव द लिटरेसी रेट। अब ये इनवैलिड एजम्पशन क्यों हो गई? सिर्फ ओनली वर्ड की वजह से। ठीक है, ओनली वर्ड की वजह से ये हमारी इनवैलिड हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा गया स्टेटमेंट में कि नेशनल अवेयरनेस ड्राइव ही एक इकलौता तरीका है लिटरेसी रेट को इंप्रूव करने का। ठीक है, तो हमारी मैंने आपको वैलिड एजम्पशन का एग्जांपल दिया, एक इनवैलिड एजम्पशन का एग्जांपल दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स पर आपको अपना बहुत ज्यादा फोकस रखना होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं यही कंजंक्शन से रिलेटेड। देयर वॉज अ मर्डर लास्ट नाइट इवन आफ्टर द पुलिस हैड अरेंज्ड मैक्सिमम सिक्योरिटी इन द एरिया। अब देखिए जो कंजंक्शन है उसको मैंने हाईलाइट किया है, दो क्लॉज हैं इस क्वेश्चन में भी। पहला क्लॉज जो है कि देयर वॉज अ मर्डर लास्ट नाइट, और इसके बाद में कंजंक्शन है इवन आफ्टर, और दूसरा क्लॉज है कि द पुलिस हैड अरेंज द मैक्सिमम सिक्योरिटी इन द एरिया। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि देयर वॉज अ मर्डर लास्ट नाइट इवन आफ्टर द पुलिस हैड अरेंज्ड मैक्सिमम सिक्योरिटी इन दैट एरिया। मर्डर हुआ पिछली रात, इवन आफ्टर द पुलिस हैड अरेंज्ड मैक्सिमम सिक्योरिटी मींस यहां पर क्या बात हो रही है कि कहा क्या जा रहा है कि पुलिस ने मैक्सिमम सिक्योरिटी अरेंज की थी, उसके बावजूद भी लास्ट नाइट पिछली रात वहां पर एक मर्डर उस एरिया में हो गया। यानी कि ये एज्यूम किया जा रहा है कि यूजुअली मतलब ज्यादातर केसेस में जब मैक्सिमम सिक्योरिटी होती है तब मर्डर नहीं होते हैं। ठीक है ना, यही तो मतलब हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट नाइट वहां पर एक मर्डर हो गया, इस सिक्योरिटी के बावजूद, वहां पर मैक्सिमम सिक्योरिटी थी उसके बावजूद हो गया, यानी कि ये एक्सपेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मैक्सिमम सिक्योरिटी हो और फिर भी मर्डर हो जाए, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो अब हम देखिए इसके दो क्लॉज बना रहे हैं। पहला है देयर वॉज अ मर्डर लास्ट नाइट, इसको हमने बोला क्लॉज ए। इसके बाद में कंजंक्शन है इवन आफ्टर, और उसके बाद में सेकंड क्लॉज हमने बोला है द पुलिस हैड अरेंज्ड मैक्सिमम सिक्योरिटी एंड दैट इन दैट एरिया, इसको हमने बोला क्लॉज ए और इसको बोला क्लॉज बी। अब देखिए इसका पूरे जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या निकल रहा है कि यूजुअली ए डज नॉट अकर व्हेन बी अकर्स। स्टेटमेंट का यही तो मीनिंग निकल रहा है ना कि जब मैक्सिमम सिक्योरिटी होती है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम सिक्योरिटी उस एरिया में थी उसके बावजूद मर्डर हो गया, तो उसका मतलब यह है कि मैक्सिमम सिक्योरिटी जब होती है तब यूजुअली मर्डर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यूजुअली ए डज नॉट अकर्स व्हेन बी अकर्स। ठीक है, तो अब देखिए इसका आगे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एक वैलिड एजम्पशन देखते हैं। इसकी एक वैलिड एजम्पशन क्या हो सकती है कि देयर वाज अ मर्डर लास्ट नाइट इवन आफ्टर द पुलिस हैड अरेंज्ड मैक्सिमम सिक्योरिटी इन द एरिया। अब वैलिड एजम्पशन क्या हो सकती है कि द अरेंजमेंट ऑफ मैक्सिमम सिक्योरिटी इज नॉर्मली सफिशिएंट टू प्रिवेंट मर्डर्स। बिल्कुल सही एजम्पशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है एजम्पशन में, और वो वर्ड है
नॉर्मली का मतलब ये है कि ज़्यादातर केसों में जो मैक्सिमम सिक्योरिटी होती है वो सफिशिएंट होती है, पर्याप्त होती है मर्डर्स को रोकने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगर स्टेटमेंट मैंने ये कहा है कि मैक्सिमम सिक्योरिटी के बावजूद मर्डर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम सिक्योरिटी ज़्यादातर केसेस में सफिशिएंट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक वैलिड एजम्पशन। अब देखते हैं एक दूसरी इनवैलिड एजम्पशन इसी सेम स्टेटमेंट की। इनवैलिड एजम्पशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ मैक्सिमम सिक्योरिटी इज नेवर सफिशिएंट टू प्रिवेंट मर्डर्स। ये बिल्कुल इनवैलिड है सिर्फ एक वर्ड नेवर की वजह से, क्योंकि यहां पर ये नेवर जो है ये नेगेटिव वर्ड हमने यूज किया है, और नेगेटिव वर्ड जैसे ही यूज किया कि अरेंजमेंट ऑफ मैक्सिमम सिक्योरिटी इज नेवर सफिशिएंट टू प्रिवेंट मर्डर्स, ये नहीं कहा गया है स्टेटमेंट में कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैक्सिमम सिक्योरिटी हो और मर्डर ना हो। मीन्स जब भी मैक्सिमम सिक्योरिटी होगी मर्डर होगा ही होगा, ये नहीं कहा गया है। स्टेटमेंट आप पढ़िए, स्टेटमेंट में कहा गया है कि देयर वाज अ मर्डर लास्ट नाइट इवन आफ्टर द पुलिस हैड अरेंज्ड मैक्सिमम सिक्योरिटी इन द एरिया। ठीक है, तो जो हमारी इनवैलिड एजम्पशन क्या हो सकती है कि अरेंजमेंट ऑफ मैक्सिमम सिक्योरिटी इज नेवर सफिशिएंट टू प्रिवेंट मर्डर्स। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल इनवैलिड एजम्पशन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के ऊपर हमारा पहला वीडियो। कुछ ही घंटों में इसी चैनल पर हम स्टेटमेंट एजम्पशन का दूसरा वीडियो ऐड करेंगे, जिसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स डील करेंगे ऐसे ही एग्जाम्पल्स से के थ्रू। और तीसरा वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें हम कई सारे अच्छे क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे हमें स्टेटमेंट और एजम्पशन के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस वीडियो के इंप्रूवमेंट, कंटेंट इंप्रूवमेंट के लिए कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।